तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्या सीखते हैं। सबसे पहले बात यह है कि मैं आपको फंक्शन के बारे में बता दूं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ फंक्शन से, ठीक है। यानी फंक्शन में एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 से लेकर हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे इस वीडियो में, 17 तक हम लोग एग्जाम्पल्स इसमें सोल्व करने वाले हैं। और जो भी आएंगे फंक्शंस के भी बहुत सारे 7 हैं, वो सारे 6-7 तरीके हैं, ठीक है। देख रहे हो आप, ये सारे तरीके 7 इसमें फंक्शंस हैं, ठीक है गाइज। तो माय डियर गाइज, हम लोग इस वीडियो में फंक्शंस सीखेंगे और फंक्शंस के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 17 तक हम लोग सीखेंगे। और साथ ही साथ वो फंक्शंस जितने भी टाइप के हैं वह सारे फंक्शंस के भी हम लोग बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि फंक्शन हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो फंक्शन समझते हैं हम लोग। देख लीजिए, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिख दिया और यहाँ पर 4 5 6 लिख दिया। अगर एक एलिमेंट से एक इमेज बन रहा है, इससे भी एक इमेज बन रहा है और 3 से भी एक इमेज बन रहा है, तो यह फंक्शन है। समझ में आया? क्लियर? लेकिन अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2 ओवल शेप हैं, यहाँ पर 1 2 3 हैं, 4 5 6 7 हैं। अगर फर्स्ट से एक इमेज बना और फर्स्ट से ही फिर दूसरा भी इमेज बन गया, तो देख लीजिए इमेज कितने बने, 2 बने। एक ही एलिमेंट के 2 इमेज बने, तो एक एलिमेंट के 2 इमेज अगर बन जाएंगे तो समझिए कि वह फंक्शन होगा ही नहीं। कोई भी एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा भी नहीं। मान लीजिए कि 3 इससे हो गया, 6 से हो गया, 2 हो गया 6 से रिलेशन और 3 हो गया 7 से, फिर भी ये रिलेशन नहीं है क्योंकि 1 के 2 इमेज हैं, तो ये फंक्शन कहलाएंगे ही नहीं, ठीक है। याद रखिएगा। और ये हमारे फंक्शंस होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं फंक्शन। अब आपको समझ में आ गया ना। फिर अब एग्जाम्पल नंबर 10 में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। देखिए, अब हम लोग सीखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, इसमें लेट इन मतलब नेचुरल नंबर दे रखा है, ठीक है। और रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन सच डैट रियल नंबर्स। देख रहे हो आप, ये जो दे रखा है, ये रिलेशन जो दे रखा है इस तरीके से, इस रिलेशन का हमें क्या क्या करना है, हमें डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है, रेंज बताना है, ठीक है। इस रिलेशन का तीनों चीज़ें बताने हैं। और तो और इसके बाद भी आपसे कह रहा है, इज़ दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या यह रिलेशन, ये जो रिलेशन है क्या यह फंक्शन है, ये भी बताना है। यानी कि हमें 4 चीज़ें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चारों चीज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले एक रिलेशन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है रिलेशन, x और y, ठीक है। सच डेट y इजकल टू 2x, ठीक है। x और y, ठीक है, x और y दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिलोंग्स करेंगे नेचुरल नंबर से, ठीक है। और करली ब्रैकेट से आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब इसे हमें अच्छे तरीके से समझना होगा। देख लीजिए, आपसे कह रहे हैं ना x और y बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर से, तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये भी 1 से ही स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। x और y कह रहा है, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हमें एक इक्वेशन दिया गया है, गिवन है इक्वेशन, देख रहे हैं आप, इक्वेशन गिवन है। और ये जो रिलेशन दे रखा है, अब हम इस रिलेशन को किस में लिखेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ये जो रिलेशन है सेट गिवन, वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। और हम इसी रिलेशन को यहाँ किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। फिर आपको अच्छे तरीके से डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या यह फंक्शन है कि नहीं है।
इसी हम लोग डायग्राम को सोल्व करेंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा है y = 2x। तो देख लीजिए, ये तो मेरा x है, तो x की जगह अगर आप नंबर 1 पुट कीजिएगा, 1 रखिएगा, तो y हमारा क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएंगे, यानी ये हमारा y है ना, तो ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप x की जगह 2 रखिएगा तो y हमारे 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर x की जगह अगर आप 3 रखते हैं तो y क्या हो जाएंगे हमारे, 3 2 6 हो जाएंगे। 6 कहाँ है, ये रिलेशन कीजिए। अगर x की जगह अगर आप 4 रखते हैं तो 4 2 8 हो जाएंगे, 8 हो गए, और भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। तो अब आप ही देखिए, एवरी एलिमेंट्स वन मेक अ वन इमेज, सारे एलिमेंट्स एक एक इमेज बनाता है, तो यह फंक्शन है। ये तो मैंने बता दिया, जो 4th वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा था ना, यहाँ पर देख लीजिए, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या यह रिलेशन एक फंक्शन है? तो आपको मैंने बता दिया कि यह रिलेशन फंक्शन है। देख लीजिए, समझ में आ गया, पता चल गया। एक एलिमेंट से एक एक इमेज बन रहा है, तो यह फंक्शन है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या बताना है, अब हमें इसे को क्या करते हैं, हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। 1 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, 6 के साथ। 4 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, 8 के साथ। कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। और भी नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकता है, आंसर में कुछ डिफरेंस भी हो। समझ में आ गया, यानी कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके हो सकता है इसके और आगे को दे दे। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, इसमें डोमेन कह रहा है आपसे फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं ना आपसे कि डोमेन बताइए। देख लीजिए, यहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ द डोमेन, यानी कि डोमेन भी हमें बताना है। तो डोमेन हमारे क्या होते हैं, डोमेन अगर देखा जाए तो हमारे नेचुरल नंबर ही तो होंगे, नेचुरल नंबर ही तो होंगे। ठीक है, तो वही आप लिख दीजिए 1 2 3 4 डैश डैश तक होंगे। समझ में आ गया, यहाँ पर खाली जगह लिख दिए हैं, इन्फिनिटी तक होंगे। समझ में आ गया आपको, यानी कि और भी हो सकते हैं। तो ये डोमेन हो गए, क्योंकि ये सारे से ये क्या करेंगे, सारे एलिमेंट से इमेज बनाएंगे, ऐसे ही बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। समझ में आ गया। तो डोमेन हमें पता चल गया, यानी कि आप इसको सिर्फ n भी लिख सकते हो। n का मतलब नेचुरल नंबर, इसको ना लिखकर इसको भी लिख सकते हो, और इसको भी लिख सकते हो। आपने 1 2 3 4 लिख दिया ना, डैश डैश जरूर दे दीजिएगा, इसका मतलब कि और भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, डोमेन में बता दिया। अब क्या है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन अगर आपसे कोई पूछे कि कोडोमेन हम किसको कहेंगे, तो आप क्या बोलिएगा। देख लीजिए, कोडोमेन के बारे में अच्छे से जानते हैं हम लोग। कोडोमेन क्या है हमारा, ये जो एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ये फर्स्ट होते हैं एलिमेंट, और इसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट, कोडोमेन को सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो सेकंड एलिमेंट के जितने भी नंबर्स हैं वह सारे क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। तो इसमें जितने भी लगे हुए हैं ना, 1 से लेकर जितने तक नंबर लिखे हुए हैं, भले ही उसका इमेज बना हो या नहीं बना हो, वह सारे नंबर को ही हम कोडोमेन कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, या फिर इसको आप भी नेचुरल नंबर भी आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया कोडोमेन। अब रेंज देखते हैं हम लोग। अब रेंज तो बहुत आसान है जानना। रेंज हमारा क्या हो जाएगा बताइए। देख लीजिए, जिस जिसका इमेज बना हुआ है ना, वही हमारे रेंज होंगे। तो देख लीजिए, एक 2 का बना है, 4 का, 6 का, 8 का, तो ये हमारे रेंज हो जाएंगे। 2 4 6 8 और भी इसमें हो सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, आपको पता चल गया। तो यही हमारे ये 3 आंसर हो गए। ठीक है, ये हमारे 3 आंसर हो गए। और फिर यह भी हमें बता दिया कि यह फंक्शन है कि नहीं है। याद रखिएगा, फंक्शन में एक एलिमेंट में एक ही इमेज बनने चाहिए। अगर 2 भी बन रहा है, मान लीजिए कि ये इसके साथ बन गया 3 के साथ, तो फिर अब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। भले ही ये सारे के एक एक इमेज बने, लेकिन किसी एक का भी अगर 2 इमेज बन गया
तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, यानी कि वो फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। और याद रखिएगा, जिसका फंक्शन नहीं कहलाता है, जो फंक्शन नहीं होते हैं, ये तो फंक्शन है, जब भी तो हम इसका डोमेन भी लिख दिए, कोडोमेन भी लिख दिए, रेंज भी लिख दिए, ठीक है। अगर यह फंक्शन नहीं होता तो ना ही हम कोडोमेन फाइंड कर पाते, ना ही डोमेन ही फाइंड कर पाते, और ना ही हम रेंज ही फाइंड कर पाते। क्लियर, आपको पता चल गया एग्जाम्पल नंबर 10। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 पर। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में देखते हैं हम लोग, देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं आपसे एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं रिलेशंस बहुत सारे, एंड स्टेट इन ईच केस गिवन रीजंस वेयर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि यह फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, यही हमें बताना है। समझ में आ गया? और इसके हमें रीजंस भी देने होंगे, ठीक है। रीजंस इसके क्या हो सकते हैं? फंक्शन नहीं होने के इसके रीज़न यही हो सकते हैं कि इसके मोर देन वन इमेज दैट इज कॉल्ड इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसके रिलेशन क्या क्या है भाई? तो 2 है और 1 है, 3 है और 1 है, ठीक है। और फिर क्या है? 4 है और 2 है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से क्लोज है। अब देख लीजिए आप ही कि क्या यह फंक्शन है? यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन और नॉट, वेयर इट इज़ फंक्शन और नॉट, यही हमें बताना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। हम एक ये कीजिए ओवल शेप, एक यहाँ भी ओवल शेप कीजिए, और आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट वाले होते हैं ना, फर्स्ट देखिए एक ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट को हम मान लेते हैं कि ये ए है, तो ये 2 हो गया। और ये फर्स्ट, ये सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट ए में ही आएगा, फर्स्ट वाले ए में ही आएंगे, 4 ए में ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डर के सेकंड नंबर पर है सेकंड एलिमेंट, ये 1, वो बी में आएगा, ठीक है। ये फिर 1 और फिर 2। अब देख लीजिए रिलेशन हमारा कैसे हुआ है? 2 को 1 के साथ हुआ है, और फिर 3 को 1 के साथ हुआ है, और फिर 4 को 2 के साथ हुआ है। क्या यह फंक्शन है? आप बताइए। तो हाँ, ये फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। देख रहे हैं आप, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, इसीलिए यह फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सिंस 2, 3, 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ आर हैविंग देयर यूनिक इमेज, दिस रिलेशन आर इज़ अ फंक्शन। यानी कि यह जो रिलेशन है यह फंक्शन है। समझ में आ गया? क्योंकि सारे के एक एक इमेज बन रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं 2, 11 का 2 समझते हैं। इसमें क्या है? फिर रिलेशन दिया गया है। क्या है रिलेशन में? क्या है रिलेशन में भाई? तो 2, 2 है, और फिर क्या है? 2, 4, फिर क्या है भाई? 3, 3, और फिर क्या है? 4, 4। कर्ली ब्रैकेट से क्लोज है। अब हम भी ऐसे ही 2 ओवल शेप बनाइए, ठीक है। और 2 है ना, तो ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। बहुत आसान है। फर्स्ट वाले को 2, फर्स्ट वाले को 2, ठीक है। समझ में आया? और फिर 3 और फिर 4, इस तरीके से हो रहे हैं। और सेकेंड एलिमेंट में क्या है? सेकेंड एलिमेंट में भी है 2, फिर इसमें है 4, फिर इसमें है 3, फिर इसमें है 4।
अब देख लीजिए 2 के साथ रिलेशन हो रहा है, ठीक है। रिपीट होगा नहीं, याद रखिएगा, रिपीट नहीं होंगे, मैं गलती कर दिया। 2 को 2 के साथ रिलेशन हो गया, 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ रिलेशन हो रहा है, तो यही 2 है जिसका रिलेशन 4 के साथ हो रहा है, ठीक है। आपको तो पता चल गया, एक ही इमेज, एक ही एलिमेंट और दो इमेज बन गए, तो यह फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। यह फंक्शन नहीं है और यह फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 corresponds to 2 different इमेज 2 and 4, ठीक है। 2 और 4 इमेज बना रहा है फर्स्ट ही एलिमेंट, ठीक है, 2 and 4। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, तो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया, 2 इमेज बना रहा है, 2 एलिमेंट जो है 2 इमेज बना रहा है, 2 और 4, इसीलिए 2 जो है यानी कि ये जो है फंक्शन, यह जो रिलेशन है फंक्शन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, थर्ड नंबर में क्या है देख लीजिए। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर के रिलेशन दिए गए हैं, उसको भी हम लोग सारे लिख लेते हैं। पहले क्या है, 1 और 2 रिपीट नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर 2 3, फिर क्या है 3 4, फिर क्या है 4 5, फिर क्या है 5 6, फिर क्या है 6 और 7। समझ में आ गया आपको। करली ब्रैकेट से आप क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं ओवल शेप और देखते हैं क्या यह फंक्शन है या यह रिलेशन जो है फंक्शन है या नहीं है। चलिए बनाते हैं। रिपीट मत कीजिएगा, कोई भी रिपीट नहीं होगा। ये ए हो गया, मान लीजिए ये बी है, तो ये 1 2 3 4 5 6 लाइन वाइज है, बहुत अच्छा। अब ये क्या है 2 3 4 2 3 4 5 6 7 5 6 7। यार ये तो फंक्शन है, देख लीजिए। 1 का रिलेशन 2 के साथ हुआ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ हुआ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ हुआ है। वह तो वैसे भी पता चल जाता, लेकिन आपको इस तरीके से आसानी होगा। 4 का रिलेशन 5 के साथ हुआ है, 5 का रिलेशन 6 के साथ हुआ है और 6 का रिलेशन 7 के साथ हुआ है। तो आप ही देख लीजिए, सारे के एक एक इमेज बन रहे हैं ना। एवरी एलिमेंट मेक अ 1 इमेज, तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप थर्ड नंबर में, सिंस एवरी एलिमेंट हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, एवरी एलिमेंट, every element has 1 and only 1 image, only 1 image, so this function, sorry, this relation is a function। समझ में आ गया, याद रखिएगा आप, ठीक है। फंक्शन कब होते हैं, जब एवरी एलिमेंट का ओनली एंड ओनली 1 इमेज, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। अगर एक भी एलिमेंट अगर 2 इमेज बना रहा है तो यूँ समझिए कि वह फंक्शन कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। क्लियर, आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 11 मैंने कंप्लीट कर दिया, 10 भी कंप्लीट और फिर 11 भी कंप्लीट। अब 12 नंबर को देखते हैं, इसको समझ लेना ही काफ़ी है, बस बहुत आसान है ये। नंबर बस आप समझ लीजिए और इसमें कुछ नहीं करना है। देख लीजिए, लेट n का मतलब नेचुरल नंबर बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। देख लीजिए, x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है ना, और y दे रखा है f1। अगर आप f1 रखिएगा तो क्या आएंगे, जबकि मेरा इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है,
ठीक है। fx मेरा दिया गया है, फंक्शन का इक्वेशन यहाँ है, देख रहे हैं। फंक्शन हमारा दिया गया है 2x + 1। तो अगर हम x की जगह 1 रख देंगे तो 2 × 1 = 2 और 1 3, तो 3 मिल गया ना 3। अगर हम 2 रख देंगे तो 2 × 2 = 4 और 1 5, बन गया ना 5। यहाँ 5 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 5 होगा। अब यहाँ देख लीजिए, अगर मैं 3 रखता हूँ x की जगह तो 3 × 2 = 6 और 1 7 हो गया। अगर मैं 4 रखता हूँ यहाँ तो 4 × 2 = 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ x की जगह, क्योंकि ये x है ना, तो x की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 × 2 = 10 और 1 11 हो गया। अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 × 3 = 12 और 1 13 हो गया। समझ में आ गया आपको? देखिए 13 जिसके सामने मैं लिखा हूँ ना वो सारे देख लीजिए आंसर नीचे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल है ना। अगर मैं 7 रखता हूँ यहाँ पर तो 7 × 2 = 14 और 1 15 बन गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कोई खास चीज़ है ये नहीं है, बहुत आसान था, ठीक है, जो मैंने सोल्व आउट कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। हाँ, अब आपके पास आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, वह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं फंक्शंस के बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 7 टाइप्स के फंक्शंस हैं, ठीक है, 7 8 आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहला है आपके लिए आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं? मान लीजिए कि कोई फंक्शन x है, ठीक है। अगर उसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो मेरा क्या होता है, जो हम चीज़ें पुट करते हैं वही चीज़ें हमें मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि fx यानी कि फंक्शन दे रखा है x, इसका मतलब ये है कि हम x की जगह जो भी नंबर रखें मुझे वही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ, जानते हैं कि आखिर इसका ग्राफ कैसे हो रहा है। देखिए, मैंने x की जगह मैंने 2 रखा तो y मेरा क्या आ जाएगा 2, तो 2 यहाँ पर है ना, ये 2 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। फिर अगर मैंने x की जगह 4 रखा, 4, तो जो भी रखेंगे हम चीज़ें वही चीज़ें तो यहाँ आएंगे। तो x की जगह यहाँ भी 4 रखेंगे तो y मेरा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 ये है, ठीक है, और ये भी हमारा 4 है। x की जगह 4 रखेंगे तो y भी हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, और हम आपको बता दें यही तो आपका फंक्शन गिवन है भाई। देखिए y = क्या है, fx = x। तो जो भी हम x का वैल्यू अगर मैंने यहाँ 2 रखा तो 2 आएगा, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएंगे। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया पॉइंट में, x का वैल्यू 2 रखा तो y भी हमारा 2 आ गया, ऊपर की तरफ y वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, अगर हम, यही तो है मेरा फंक्शन है ना x और ये y है, तो अगर मैं x की जगह 4 रखता हूँ, ठीक है, 4 रखता हूँ f की जगह, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएंगे। 4 मैंने x की जगह मैंने 4 रखा तो y भी 4 आ जाएगा। जो नंबर 6 रखेंगे, ठीक है, यहाँ देख लीजिए 6 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 8 y का वैल्यू 8, ठीक है। x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर हम -2 है ना ये, तो -2 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 ही आएगा, जो रखेंगे वही आएगा, ठीक है। x का वैल्यू -4 रखेंगे तो y का वैल्यू भी -4 ही आएगा, यानी कि ये लाइन यहाँ तक आ रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, यहाँ आएगा, ठीक है। और इस सभी पॉइंट को मिला दीजिएगा इस तरीके से, तो ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। समझ में आ गया? ओके, क्लियर हो गया आपको? स्ट्रेट लाइन में आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और यह जो ग्राफ बनते हैं आप याद रखिएगा, आप x का वैल्यू जो रखते हैं वही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ओके, समझ में आ गया। x जब रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब डोमेन भी हमारे रियल ही होंगे, डोमेन भी हमारा रियल ही होगा, ठीक है, और रेंज भी हमारा रियल ही होगा, क्योंकि जो चीज़ें आप रख रहे हैं वही आ रहा है। तो डोमेन में वही होते हैं जिसका जिसके साथ रिलेशन होता है वही हमारे डोमेन होते हैं, और जो हमारा आता है वही हमारे रेंज होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसका रिलेशन हुआ रहता है वही हमारे रेंज होते हैं। तो डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया? चाहे कुछ भी वैल्यू रखिए आप, ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू रखिए,
ठीक है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर बना दिया जाए, अगर ये हो गया x और ये हो गया y, यहाँ पर देख लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर x की जगह मैंने यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 है तो y की भी जगह पे 2 होगा। ठीक है, तो वही नंबर हो जाएंगे। डोमेन में जिसके इमेज होते हैं ना बने हुए, वही हमारे रेंज के भी होते हैं। जिससे इमेज बना होता है वही हमारे रेंज होते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो याद रखिएगा, डोमेन और रेंज भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा आपके लिए। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड नंबर कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन में f(x) अगर मेरा c है, c का मतलब कांस्टेंट है, तो मान लीजिए कि ये c जो मेरा है नंबर 5 है। ठीक है, तो अगर आप x का भी वैल्यू रखिएगा ना 0, तो y का वैल्यू भी आपका 5 ही मिलेगा। अगर x मेरा 6 भी रहेगा तो y मेरा 5 ही रहेगा। आप जो भी आप कांस्टेंट रखेंगे नंबर, ठीक है, आपका वो फिक्स्ड रहेगा, वह बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चाहे आप x के वैल्यू कुछ भी रखिए, लेकिन y आपका बिल्कुल चेंज होगा ही नहीं। समझ में आया? ओके, क्लियर? तो अब आप मान लीजिए कि x का वैल्यू आपने 0 रखा। ठीक है, अगर कांस्टेंट मान लीजिए नंबर है कितना, 3 है, ये 3 है, यहाँ पर c की जगह 3 है। अगर आपने x 0 रखा तो y आपका 3 आएगा। y 3 कहाँ, तो यहाँ आएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर x की जगह आपने 5 रखा तो y हमारे आएंगे कितने, 5 ही, तो सॉरी 3 ही आएंगे, तो 3 ही आएंगे, यानी कि यहाँ आएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, ये आप याद रखिएगा। ये चीज़ें आपको शायद समझ में नहीं आता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, y इजकल टू क्या होते हैं, f(x) के बराबर होते हैं, यानी फिर f(x) मेरा क्या है, फंक्शन c है कांस्टेंट फंक्शन में। अगर मैं इसको 3 ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा f(x) क्या होगा, तो देख लीजिए, तो हमारा f(x) क्या होगा, देखिए x का वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा ना फिर, ठीक है, तो हमारे y कितने आ जाएंगे, 3 आएंगे। ये x होगा और ये y होगा, याद रखिएगा। ओके, अगर x का वैल्यू मैं 2 भी रखूँ ना यहाँ, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूँ, x की जगह 2 रखता हूँ, फिर भी y हमारा 3 रहेगा। ये बिल्कुल फिक्स रहेगा चीज़ें, चाहे कुछ भी नंबर मैं लेट कर लूँ। ठीक है, अगर x मैं 4 रख रहा हूँ तो y हमारा 3 ही रहेगा, या फिर x का वैल्यू माइनस में 5 रख रहा हूँ, फिर भी हमारा y 3 ही रहेगा, यानी कि y हमारा 3 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो मैं x का वैल्यू, ये है ना इंटीजर है, ये लाइन इंटीजर है, तो x का वैल्यू मैं अगर -5 भी रखूँ ना फिर, तो y हमारा 3 ही आएगा। तो 3 तो यही है ना, तो इस तरीके से ये जाएगा लाइन, यहाँ आएगा। ठीक है, अगर x में -4 रखूँ ना, तो y हमारा कितने आएंगे, y हमारे आ जाएंगे कितने जी, तो y हमारे आ जाएंगे 3 ही आएंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार और, शायद आपको नहीं समझ में आया हो। y इजकल टू f(x) इजकल टू c है ना, तो अगर मैं इसको 3 ले लिया हूँ तो f(x) ये मेरा है, तो मेरा अब मैं जो लिखूँगा ना x की जगह 0, तो y हमारा ये आता है 3। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू 0 रखा यहाँ, तो y हमारे निकलते हैं, y ये y है, y हमारे आ जाएंगे 3। ठीक है, अगर x की जगह मैं 5 रखता हूँ, ठीक है, तो हमारा y ही आएगा निकल के 3। यही होते हैं फंक्शन में। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आपको अजीब सा लगता होगा, लेकिन आप गहराई से समझिए। ठीक है, गहराई से आप समझिए। f(x) हमारा अगर c है, ठीक है, अगर ये मेरा 3 है, तो मेरा ये अगर 0 भी होगा ना, फिर 0 भी अगर हम रखते हैं, तो हमारा y कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। फिर से, अगर f(x) हमारा c है, तो f(x) मेरा पता है 3 है, अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो y हमारा क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। ये जो होते हैं ना फिक्स, ये होंगे हमारे, ये y होते हैं, जो निकल कर आएंगे वो y होंगे। ठीक है, और इसी y को हम यहाँ पहले ही लिख देते हैं, f(x) के सामने लिख देते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि f(x) मैं ये किया हूँ, x का लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, y का ही लिखते हैं। ठीक है, f(x) इजकल टू
सी, तो आपको पता है एफ एक्स जो होते हैं वाई के बराबर होते हैं, तो वाई इजकल टू सी हो जाएंगे। अब एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रखिए इसमें, वाई हमारा वही आएगा जो फिक्स रखा गया है, जो कांस्टेंट नंबर है, चाहे आप कुछ भी नंबर रखिए, ठीक है। तो अगर आप एक्स का वैल्यू 8 रखिएगा तो वाई का वैल्यू 3 ही आएगा, और ये सबको मिला दीजिएगा तो ये कैसा बन रहा है, ये देख रहे हो आप, कांस्टेंट बन रहा है लाइन, बिल्कुल देख रहे हो, पैरेलल बन रहा है, किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है ये, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन में इस तरीके से ही आपके ग्राफ देखने को मिलेंगे, ठीक है। पैरेलल रहेगा वो भी किसके, एक्स एक्सिस के, क्लियर। वाई एक्सिस के भी हो सकता है, समझ में आया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेट करते हैं, ओके क्लियर। और आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में बनेंगे, और कांस्टेंट फंक्शन में क्या होंगे बताइए, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पता चल गया। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 देख लीजिए, बहुत इजी है ये। एग्जांपल नंबर 13 में ये आपको दिया गया है और ये हमें इसमें फिल करना है, देख लीजिए आसान सा है, कुछ नहीं है ये, ठीक है, कुछ नहीं है ये। यहाँ पर देख लीजिए आप, एक्स एक्स स्क्वायर है ना, अगर आप 4 रखते हैं तो 4 रखिएगा तो क्या हो जाएंगे 16, ठीक है, ठीक है। ये -4 है, याद रखिएगा ये -4 है, -4 रखिएगा तो -4 का एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 16, -3 का एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 9, -2 का एक्स स्क्वायर, यही चीज़ यहाँ है, देख लीजिए 4 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए ना आप यहीं पर, तो यहाँ पर 16 हो जाएंगे, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 का एक्स स्क्वायर 4, 1 का एक्स स्क्वायर 1, यहाँ पर है ना 1, 0 का एक्स स्क्वायर तो 0 ही होगा, 1 का एक्स स्क्वायर 1, 2 का एक्स स्क्वायर 4, 3 का एक्स स्क्वायर 9, 4 का एक्स स्क्वायर 16, और यही चीज़ें इस वाली लाइन में दिए गए हैं सारे, आप देख सकते हैं, क्लियर इसका आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं x का वैल्यू अगर मैं 16 रखता हूँ तो y हमारे कितने होंगे -4 होंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं x का वैल्यू -4 रखता हूँ, -4 ये है ना, तो y हमारा 16 होगा, वो भी पॉजिटिव में, तो वो भी कहाँ, तो ऊपर की तरफ होगा। यानी कि इस टाइप के अगर आप ग्राफ बनाइएगा तो आपको इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा। इसका ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे, समझ में आ गया, ओके। और इसमें जो नंबर जो पुट किए हैं हम, जो पुट किया गया है नंबर, देख रहे हैं आप, ये इंटीजर ही तो है, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, यानी कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, x बिलोंग, हाँ यहाँ पर दिया गया है x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो ये सारे रियल नंबर होते हैं। और रेंज क्या हो जाएंगे हमारे, तो रेंज हमारे जो भी आ रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, 0 से बड़ा आ रहा है और 0 के बराबर, 0 से बड़ा, पॉजिटिव में, निगेटिव में नहीं आ रहे हैं, तो रेंज हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। डोमेन हमारे रियल नंबर ही होंगे। जब रियल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, अगर हम रियल नंबर को एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर रहे हैं रियल नंबर को, तो डोमेन हमारा रियल नंबर ही होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर करने पर जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, और रेंज जो है 0 है, तो इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, यानी कि 0 के बराबर होगा, और x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, देख रहे हैं 0 से छोटा कोई भी है, यानी कि निगेटिव में कोई भी नहीं है इसमें, समझ में आ गया। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, समझ में आया। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम, पैराबोला ग्राफ बन रहा है, क्लियर, समझ में आ गया आपको, पैराबोला ग्राफ बन रहा है एग्जांपल नंबर 13 में। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14। ये देख लीजिए, इसमें आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ करना है एक ग्राफ को जिसका फंक्शन दे रखा है रियल से रियल, यानी कि रियल टू रियल, डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू दिस। ये देख लीजिए, एक्स क्यूब दिया गया है, जो एक्स रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को। बस ये क्या है, बहुत आसान है। और इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से ग्राफ आएंगे, लेकिन हम ये करेंगे कैसे, देख लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 14, हमारा फंक्शन क्या दे रखा है भाई, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब दे रखा है ना ये फंक्शन, लेकिन जो एक्स है रियल नंबर को बिलोंग करता है। समझ में आया? तो अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 ही आएगा, -1 रखूँगा तो -1 का क्यूब क्या होंगे, -1 ही होंगे। 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। -2 रखेंगे, -2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इसका भी क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 0 होगा, इसका करेंगे क्यूब तो -8 होंगे। अगर 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होंगे, 27 होंगे। या फिर -3 का क्यूब अगर हम करते हैं फिर भी हमारे -27 होंगे। आपको समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब क्या है आप देख लीजिए। ओके, एक्स और एक्स डैश, एक्स और एक्स क्यूब, ये हमारा हो गया एक्स और इसी का एक्स क्यूब आ रहा है मेरा, ठीक है। क्लियर आपको पता चल रहा होगा? अगर आप इसको इस तरीके से कीजिएगा ना फिर ग्राफ में, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। आप पुट करके देख लीजिए नंबर को, एक्स की वैल्यू 0 तो 0, यहाँ 1 तो 1, 1 तो 1, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। क्लियर आपको आ गया? 14 नंबर का रेशनल फंक्शन क्या होते हैं देख लीजिए। रेशनल फंक्शन यही कहलाते हैं, एफ(x) डिवाइड में जी(x), इसी को हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? याद रखिएगा रेशनल फंक्शन, ठीक है, ये रेशनल फंक्शन है। ये एग्जाम्पल नंबर 15 में आप देख लीजिए किस तरीके से दिया गया है, तो आप खुद से कर लीजिए, कोई खास ये पढ़ने वाला चीज़ें नहीं है। ये मॉडुलस है, मोड में कुछ भी वैल्यू अगर आप रखिएगा ना फिर तो निगेटिव अगर रखिएगा तो वह पॉजिटिव में ही उसके आंसर आते हैं, ठीक है, मॉडुलस में, ठीक है। मॉडुलस में अगर आप कोई भी नंबर रखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रखिएगा तो पॉजिटिव, लेकिन अगर आप निगेटिव भी रखिएगा तो पॉजिटिव में ही आएंगे, ठीक है। मॉडुलस का देख लीजिए, मॉडुलस है ना ये x, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह -1 रखता हूँ और ये मोड है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन इसी 1 को हम मोड में रखते हैं तो 1 ही आंसर आएगा। तो हम निगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आता है, लेकिन पॉजिटिव रखेंगे तो निगेटिव कभी भी नहीं आ सकता है। ये आप याद रखिएगा चीज़ें, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, ठीक है। ग्राफ का, फंक्शन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिग्नम फंक्शन। देख लीजिए, द फंक्शन यानी कि R to R यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फंक्शन है, यहाँ पर आप देख लीजिए, समझ में आया गाइज? नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, वह क्या है, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। ये गिवन है, देख लीजिए फंक्शन, इसमें 3 फंक्शन है। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो मेरा उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि ये y हैं, ये भी y हैं, ये भी y हैं। 0 से बड़ा कितना भी नंबर ले लूँ, 2 ले लूँ, 0 से बड़ा है, रिज़ल्ट उसका 1 ही आएगा। 5 ले लूँ, रिज़ल्ट 1 ही आएगा। 6 ले लूँ, रिज़ल्ट 1 ही आएगा। समझ में आ गया? अगर x का वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो उसका रिज़ल्ट 0 ही आएगा, यानी y का वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ y का वैल्यू 1 ही आएगा। अगर x का वैल्यू मैं 0 से कितना भी छोटा क्यों ना ले लूँ, ठीक है, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, यानी कि y -1 ही आएगा। मान लीजिए कि मैंने ले लिया -5, तो क्या होगा, -1 ही होगा y, ठीक है। -3 ले लिया तो भी -1 होगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसके लिए मैं पता है क्या किया हूँ, मैं यहाँ पर ग्राफ वगैरह सब बना लिया हूँ और मैं आपको आसानी के साथ समझा सकता हूँ, ठीक है। वही चीज़ें हैं सिग्नम फंक्शन, f(x), इसमें 3 फंक्शंस रहेंगे जो मैं सारा का सारा लिख दिया हूँ, ठीक है, वही चीज़ें हैं। तो अब मैं क्या किया हूँ, यहाँ आप ध्यान दीजिए, x का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, मैंने क्या है यहाँ पर, x जो है 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब मान लीजिए कि -3 ले लिया तो y मेरा उसका रिज़ल्ट क्या आएंगे, -1 आएंगे, ठीक है। अगर मैं 3 लेता हूँ यानी कि ये 0 से बड़ा है ना,
ये x मेरा 0 से बड़ा होगा तो मेरा रिज़ल्ट 1 ही आएगा। तो देख लीजिए मैंने 3 ले लिया तो मेरा रिज़ल्ट 1 ही आएगा। समझ में आया? अगर मैं 4 भी लेता तो रिज़ल्ट मेरा 1 ही आता, अगर 5 लेता तो रिज़ल्ट 1 ही आता, 6 लेता तो रिज़ल्ट 1 ही आता। समझ में आ गया? फिर देख लीजिए x 0 लिया हूँ तो y भी मेरा 0 ही आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर है 0, ठीक है। x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y भी हमारा 0 ही होगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट समझते हैं, अगर x में -2 लेता हूँ तो मेरा रिज़ल्ट -1 ही आएगा। देख लीजिए यहाँ पर है ना, मैं -3 लिया हूँ तो -1 आएगा, तो -2 भी लूँगा तो -1 ही आएगा, ठीक है। -1 भी लिया हूँ तो -1 ही आएगा, याद रखिएगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक है, तो मेरा रिज़ल्ट 1 आएगा, या फिर 1 भी ले लूँ तो उसका रिज़ल्ट मेरा 1 ही आएगा। अगर 2 ले लूँ पॉजिटिव में तो 1 ही आएगा। समझ में आ गया मेरे कहने का मतलब? ओके, क्लियर हो गए हैं? देखिए x का वैल्यू 0 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लो, उसका जो y आएगा 1 ही आएगा। अगर x का वैल्यू 0 के बराबर रखिएगा तो y भी हमारा 0 ही आएगा। अगर x का वैल्यू कितना भी 0 से छोटा ले लीजिए, यानी कि माइनस में, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, यानी कि y -1 ही आएंगे, ठीक है। अब मैं देख लीजिए यहाँ पर ये मैं कर लिया हूँ, ये बता दिया आपको कि x का वैल्यू मैंने -1 रखा तो y मेरा -1 ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अगर x का वैल्यू हम 0 से छोटा लेते हैं तो मेरा रिज़ल्ट -1 ही आएगा। तो -3 0 से छोटा है तो -1 ही आएगा। अगर x का वैल्यू मेरा 0 से बड़ा है तो रिज़ल्ट मेरा 1 ही आएगा। अगर x का वैल्यू 0 है तो 0 ही आएगा, ठीक है। -2 है यानी कि 0 से छोटा है तो रिज़ल्ट -1 ही आएगा। इसी की तरह है ये, अगर 2 है तो रिज़ल्ट 1 ही आएगा, क्योंकि वो 0 से अगर बड़ा होते हैं x तो रिज़ल्ट मेरा y 1 ही आएगा। समझ में आएगा? अगर 1 रखता हूँ तो 1 ही आएगा, अगर -1 रखूँगा तो भी -1 ही आएगा। समझ में आएगा? अगर x का वैल्यू 0 से मैं छोटा रखता हूँ, यानी कि -1 रख दिया, तो मेरा रिज़ल्ट उसका -1 ही आएगा, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट इसी में हैं। समझ में आ गया? अब देख लीजिए ग्राफ कैसे बने हुए हैं। x का वैल्यू -3, तो -3 कहाँ है, x -3 कहाँ है, ये है -3, तो y मेरा क्या है -1, तो y मेरा तो ये है ना, ये नीचे वाले y होते हैं, ये नीचे वाले y होते हैं, तो -1 ये है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया। समझ में आ गया? फिर क्या है, x हमारा है 3 तो y है 1, x मेरा 3 ये है, देख लीजिए, और y क्या है 1 मेरा ये है, तो ये इस तरीके से आएगा लाइन, बिल्कुल सामने सामने, ठीक है। ये मेरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। अगर x मेरा 0 तो y 0, x मेरा 0 ये है तो y भी 0 मेरा यही है। 0 पर ओरिजिन पर x भी 0 होते हैं और y भी 0 होते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं, अगर x मेरा -2 है, ठीक है, तो y मेरा -1 ही आएगा। तो x मेरा -2 तो ये है, y मेरा क्या है -1 यही आएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। सारे पॉइंट मिल जाएंगे। अगर x में 2 रखता हूँ तो y मेरा 1 आएगा, तो x का वैल्यू 2, x मेरा 2 ये है तो y का वैल्यू 1 ये है, और ये सीधा इस तरीके से सामने सामने आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट हमें मिल गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट देख लीजिए, x मेरा 1 है तो y भी हमारा 1 होगा, ठीक है। x मेरा 1 है तो y भी हमारा 1, यानी कि ये यहाँ पर मिल गया। अगर x हमारा -1 है तो y भी हमारा -1 होगा। तो आप देख सकते हैं x हमारा -1 है ये, और y भी हमारा -1 है, तो ये भी पॉइंट मिल गया। अब इन तीनों पॉइंटों को अगर हम मिला दिए हैं ना, फिर तो इस तरीके से एक लाइन बन गया है। इसको इस तरीके से आप मिला दीजिएगा तो इस तरीके से ये लाइन बन गया है। बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे सिग्नम फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, इसको भी आप राइट करना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं, अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो मैं बताया हूँ वही सही है। x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो उसका y मेरा 0 ही आएगा। अगर x का वैल्यू 0 के बराबर है तो y मेरा 0 ही आएगा। अगर x मेरा 0 से छोटा है तो y मेरा -1 ही आएगा, ठीक है। 0 से छोटा का मतलब कोई भी नंबर ले लो, -10 ले लीजिएगा तो -1 ही आएगा रिजल्ट। क्लियर? यहाँ तक सिग्नम फंक्शन आपको समझ में आ गया। बस आपको इस तरीके से लाइन, अगर आप इसका बनाइएगा ना लाइन, तो कहीं ना कहीं ये लाइन इस तरीके से ही बनेंगे आपको, चाहे वैल्यू आप कुछ भी रखिए, बस आप इस रूल को फॉलो कीजिए। क्लियर? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए,
देखिए आप देख लीजिए। अब फंक्शन नंबर 7 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होते हैं? देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा और पता है आपको लाइन के बीच में 0 होते हैं और उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और उसके लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर, ठीक है। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इसका फंक्शन क्या होता है? x, और ये x² वाले हम रूट लगाते हैं। समझ में आ गया? बस इसमें एक ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि आपको नंबर जो अगर आपको रिज़ल्ट जो आएंगे, आप नंबर कुछ भी रखिए, पॉइंट में आप कुछ भी नंबर रखिए, आपका रिज़ल्ट लेफ़्ट साइड वाला ही होगा, या तो पॉजिटिव में हो या तो निगेटिव में हो। समझ में आया? आपका रिज़ल्ट लेफ़्ट साइड वाला ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, मान लीजिए 2.3, ठीक है। 2.3 कहाँ है? 2 यहाँ है, 0.3 कहाँ आएगा? मान लीजिए यहाँ आएगा, ठीक है। तो x मेरा अगर 2.3 है तो y हमारा क्या आएगा बताइए? 2 आएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाला ही नंबर हम लेंगे। समझ में आ गया? अगर x का वैल्यू मैं 1.5 लेता हूँ, 1 और पॉइंट में 5 मान लीजिए यहाँ है, तो मेरा इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? यानी कि y क्या आएंगे? तो y हमारे 1 ही होगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम निगेटिव में लेते हैं, -1.6 लेता हूँ मैं। 1.5 है, मैंने 6 यहाँ ले लिया, तो इसका रिज़ल्ट पता है क्या आएगा? इसका रिज़ल्ट लेफ़्ट साइड वाला ही आएगा, यानी कि इस तरफ वाला ही इसका रिज़ल्ट आएगा, तो -2 आएगा रिज़ल्ट। समझ में आ गया? हम समझ में आ गया? बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, मैं एक तरफ x लिखा हूँ और दूसरी तरफ y लिखा हूँ, ठीक है। अगर x का वैल्यू अगर मैं 0.9 रखता हूँ, 0.9 का मतलब समझ रहे हैं आप? 0.9 का मतलब यहाँ आएगा, ठीक है। 0.9 का मतलब यहाँ आएगा, तो मेरा इसका क्या होंगे? y हमारे इसके 0 ही होंगे, तो मैं लिखा हूँ ना 0। 0.9 का मतलब यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। 0x मेरा यहाँ है, तो y हमारा क्या आएगा? रिज़ल्ट लेफ़्ट साइड वाला ही होगा, तो क्या है इसके लेफ़्ट साइड में जस्ट, तो 0 है, तो 0 होगा। क्लियर? अगर मैं 3.5 लेता हूँ, देख लीजिए ये 3 है ना, और पॉइंट में 5 है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा मेरा? तो लेफ़्ट साइड, इसके जस्ट लेफ़्ट साइड में क्या है मेरा? 3.5 के जस्ट लेफ़्ट साइड में है, क्या है? 3.5 के जस्ट लेफ़्ट साइड में है 3 है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा बताइए? इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 3। ओके, क्लियर? ग्राफ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर x का वैल्यू मैं 1.5 लेता हूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 1.5 लिया हूँ ना यहाँ, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर मैं 1.5 लेता हूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि इसका आंसर हम डेसिमल में कुछ भी लिखें, उसके जस्ट लेफ़्ट साइड वाला ही हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होंगे। समझ में आया? यानी कि ये y होंगे। अब हम देख लीजिए, आपको पता है इसमें कि हम इसमें नंबर कुछ भी पुट कर सकते हैं ना डेसिमल में, तो कुछ भी हम नंबर पुट कर सकते हैं, तो वह एक तरह से कौन सा नंबर हो रहा है बताइए? वह एक तरह से रियल ही तो नंबर हो रहे हैं। तो मैं r लिख दिया हूँ, r शो क्या करता है? रियल नंबर होगा। तो डोमेन क्या हो जाएंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन यानी कि df क्या हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ रियल नंबर ही तो पुट कर रहे हैं इसके अंदर। चाहे कोई भी नंबर लो, रियल नंबर समझते हो आप लोग, ठीक है? रियल नंबर समझते हो? कोई भी नंबर हम पुट करते हैं, तो कोई भी नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर ही तो एक तरह से होते हैं। समझ में आया? तो जो भी नंबर हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, यह सारे नंबर हम पुट कर दिए तो ये आ गया। तो जो पुट करते हैं वही हमारा तो डोमेन होते हैं, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट समझते हैं। अब देख लीजिए, ये नंबर, कुछ भी नंबर पुट करते हैं, मेरा रिज़ल्ट क्या आता है? यही आते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि 1 ही, -2, -0 आए, बल्कि कुछ भी नंबर आ सकते हैं। अगर आप 9.9 लेते हैं तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। अगर आप रिज़ल्ट में
-12.5 लेते हैं तो आपका लेफ़्ट साइड वाला नंबर कौन सा होगा बताइए? लेफ़्ट साइड वाला नंबर कौन सा होगा? तो 12.5 के बाद क्या आते हैं? 13 आएंगे ना, उस तरफ 13 आएंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। यानी कि कुछ भी नंबर आप पुट कर दीजिए, आपके आंसर कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। जीरो में पॉजिटिव में पुट कीजिएगा तो पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव में पुट कीजिएगा तो नेगेटिव आएंगे, ज़ीरो में पुट कीजिएगा तो आपको ज़ीरो मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है। या फिर आप 0 और 1 के बीच में कोई नंबर पुट कीजिएगा तो आपको 0 मिलेगा। -1 और 0 के बीच में नंबर पुट कीजिएगा तो -1 मिलेगा। समझ में आ गया? यानी कि जिस नंबर के बीच में नंबर पुट किया जाए वहीं हमारे लेफ़्ट साइड वाले नंबर मिलते हैं। ओके, तो वह हमारा एक तरह से क्या होता है? इंटीजर ही तो होते हैं। क्या इंटीजर को हम z से डिफाइन करते हैं तो उसका रेंज क्या हो जाएंगे? z हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी नंबर का इंटीजर उसके z होंगे। यानी कि कुछ भी, मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए कि 2.1 पुट किया तो आपको 2 मिला। ठीक है, और मान लीजिए आपने पुट कर दिया कितना? 0.1 आपने पुट कर दिया तो आपको 0 मिल गया। ठीक है, अगर आपने माइनस में 0.9 पुट कर दिया तो आपको -1 मिल गया लेफ़्ट वाला नंबर। या फिर आपने -1.5 पुट कर दिया तो आपको 2 मिल गया। यानी कि आपको जो भी आप पुट कर रहे हैं उसके अगले वाले नंबर तो आपको मिल ही रहे हैं। यानी कि आपको जो भी मिलेंगे या तो वह 0 हो सकते हैं, या पॉजिटिव में हो सकते हैं, या नेगेटिव में हो सकते हैं। यानी कि वह 0, पॉजिटिव और नेगेटिव वह किस में आते हैं? इंटीजर में होते हैं। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा? एक इंटीजर हो जाएगा। क्लियर? आपको समझ में आ गया? देख लीजिए यहाँ पर -1.2 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। -1.5 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? -1.5 अगर मैं यहाँ है, अगर मैं पुट करूँ तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा मुझे। समझ में आ गया? सॉरी, -1.5 यहाँ ना है, -1.5 अगर मैं पुट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? -2 मिलेगा। तो मैंने -2 लिख दिया। अगर मैं 0.9 पुट करता हूँ, 0.9 अगर मैं पुट करता हूँ तो कब मुझे क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड में क्या है मेरा? -1 है तो मुझे -1 मिलेगा। समझ में आ गया? सॉरी, 0.9 ये है ना, 0.9 ये है। अगर 0.9 मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? लेफ़्ट वाले नंबर क्या हैं? जस्ट लेफ़्ट में 0 है तो हमारे 0 नंबर मिलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया क्लियर अच्छे तरीके से? ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि f(x) क्या होता है? x और बिग वाला ब्रैकेट होगा। समझ में आ गया? इसको बिग ब्रैकेट में बोलेंगे। ठीक है, ओके। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि आपको कुछ भी नंबर पुट कीजिएगा तो उसके जो रिज़ल्ट आएंगे यानी कि जो y आएंगे वह क्या होंगे? लेफ़्ट साइड में ही होंगे। या तो वह पॉजिटिव में हो या तो वह नेगेटिव में हो। समझ में आ गया क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग इसी का पता है क्या समझते हैं? हम लोग इसी का समझते हैं ग्राफ। ठीक है, तो देख लीजिए यह चीज़ें को मैं यहाँ भी लिख दिया हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं यह चीज़ों को मैं यहाँ लिख दिया हूँ ताकि मैं अच्छे से ग्राफ पर शो कर दूँ। देख लीजिए यहाँ भी इसको लिख दिया हूँ। अब मैं इसको अच्छे से ग्राफ पर शो कर दूँगा। ठीक है, अब देख लीजिए मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर x का वैल्यू 0.9 पुट करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। तो 0.9 कहाँ होगा? 0.9 0 तो यहाँ होता है और 0.9 यानी कि 1 से कम यानी कि यहाँ तक। तो यहाँ तक ही तो आएगा, 1 पर तो आएगा नहीं क्योंकि वो 0.9 1 से कम है। तो हम इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये सर्कल क्या ड्रॉ करता है? ये इस तरीके से अगर हम जो ड्रॉ करते हैं कि 1 इसमें शामिल नहीं है, 1 को छोड़कर। ठीक है, समझ में आया? ये इसमें सर्कल है, इसमें का मतलब ये है कि 2 इसमें शामिल नहीं है। 3 में लगा हुआ है यहाँ तो इसका मतलब कि 3 शामिल नहीं होगा। और 4 पर भी लगा हुआ है तो इसका मतलब कि 4 शामिल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। अगर x का वैल्यू मेरा 3.5 है तो मेरा इसका रिज़ल्ट 3 ही होगा। तो 3.5 कहाँ होगा? यहाँ होगा 3.5 आधा पर, 3 और 4 के बीच में होगा। लेकिन इसके लेफ़्ट साइड में क्या है मेरा? 3 है। ठीक है, तो यह लाइन कैसे जाएगा? इस तरीके से ये लाइन जाएगा, ऊपर की तरफ डॉट डॉट करके लेकर जाएंगे। ठीक है, और मेरा उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है भाई? तो उसका मेरा 3.5 अगर मैं पुट करता हूँ तो रिज़ल्ट मेरा 3 आएगा क्योंकि 3.5 यहाँ तो रिज़ल्ट 3, तो y हमारे 3 आ गए। तो 3 में ये है 3, y देख रहे हो आप? ये डॉट डॉट करके लेकर आएंगे और फिर इसको यहाँ से हम लेकर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको पता है ना 3.5 है ये, तो हम 4 वाले नंबर ले लेंगे।
और इस पर हम यहाँ पर इस तरीके से सर्कल कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि 4 इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ गया? बाकी ये यहाँ से यहाँ तक इंक्लूड होंगे। ओके क्लियर? यहाँ से यहाँ तक इंक्लूड होंगे, 0 ये 4 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ओके, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्या है फिर। 1.5 है, देख लीजिए 1.5 है तो इसका रिजल्ट 1 होगा। 1.5 कहाँ आएगा? 1 और पॉइंट में 5 यहाँ, इसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या किया हूँ, इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो 1 को मैं कैसे किया हूँ, इसको इस तरीके से लेकर गया हूँ ड्रॉ करके, और ये इस तरीके से आया है। लेकिन 1.5 है तो हम सीधा 2 तक लेकर आ पाइए इस तरीके से बनाकर, और इस तरीके से सर्कल कर दीजिएगा। 1 से ही सर्कल कीजिएगा आप यहाँ से यहाँ तक, और ये सर्कल कीजिएगा। तो इसका मतलब कि ये इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 2 इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर मैं 2.3 रखता हूँ तो रिज़ल्ट हमारा 2 आएगा। ठीक है, बस उसके लेफ़्ट साइड वाला ही आंसर होते हैं। तो अगर रिज़ल्ट 2.3 2 है, पॉइंट में 3 ये है, और इसका रिज़ल्ट हमारा ये आ रहा है ना 2 आएगा। तो टू पॉइंट थ्री ये आएगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा मेरा 2। तो इसको मैं क्या करूँगा, 2.3 मैं यहाँ पर देख रहे हो आप, तो रिज़ल्ट 2 आ गया ना, तो 2 को हम इस तरीके से लेकर आएंगे। देख रहे हो आप 2 आया है, तो इस 2 ये 2 वाई ही तो होते हैं, ये वाई होते हैं, तो ये 2 है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर लेकर आइए आप। ठीक है, और 2.3 कह रहा है ना, 2.3 यानी कि ये 2 है ना, तो ये यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन इसको और हम 3 तक लेकर जाएंगे, और ये 3 का सिंबल इस तरीके से हम दे देंगे। ये वाइट रहता है, याद रखिएगा, इसमें का बीच का चीज़ दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है कि ये अगर लग गया है तो 3 इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यह इसी तरीके से यह बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा क्या होते हैं, x और x स्क्वायर वाला इसमें ब्रैकेट लगेगा, यानी कि बिग ब्रैकेट इसमें लगेगा। क्लियर आपको हो गया ये चीज़ है? समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया? नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16, इसमें क्या दे रखा है, हमारा एक फंक्शन दे रखा है जो क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और फिर एक gx दे रखा है जो यह दे रखा है 2x + 1। ठीक है, हमें रियल फंक्शन फाइंड करना है। हमें ये सब का वैल्यू 1 यहाँ से यहाँ तक, ये 1 हो गए, 2 3 4 4 चीज़ें हमें फाइंड करना है। पहला हमें फाइंड करना है f + g और इनटू में x, ये हमें फाइंड करना है। तो f को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे, fx + g को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएंगे gx, क्योंकि ये दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होंगे। x f से भी होगा और g से भी होगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, fx क्या है मेरा, x² प्लस gx क्या है हमारा, 2x + में 1। ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप देखिएगा ना फिर तो ये किस फॉर्मूले पर है, तो x + 1 का होल x² के फॉर्मूले पर है, ये सेट हो रहा है। क्लियर? यहाँ तक पता चल गया। अब नेक्स्ट है क्या हमारे लिए, f - g और इनटू में है x, इसका हमें अब बताना है। ठीक है, फाइंड करना है। ठीक है, अब ये हमें फाइंड करना है। तो x को f से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो fx, माइनस का साइन लगेगा, g को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो gx, क्योंकि दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होगा। तो fx हमारा क्या है, fx हमारा है x² माइनस gx क्या है हमारा, 2x + में 1। समझ में आया? तो अब बताइए हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले, बताइए। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर में fg और x है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, बताइए। fg और x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो f को x से कर दीजिएगा तो fx
इंटू जी को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जी एक्स। अब मल्टीप्लाई आपको करना होगा एक्स एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स का है हमारा 2x प्लस में 1। समझ में आ गया। अब इसको इससे अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने होंगे 2x क्यूब प्लस में एक्स एक्स स्क्वायर, और यही आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पर fx मैंने fx कितना है एक्स एक्स स्क्वायर और gx कितना है 2x प्लस 1। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्स एक्स स्क्वायर को 2x से तो 2x क्यूब हो जाएंगे, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ठीक है। और एक्स एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। एक और चीज़ें बच गया है वह है f डिवाइड में g और फिर x बच गया है, ठीक है। ये हमें अब डिवाइड देना है। देख लीजिए अब इसको कैसे हम डिवाइड देते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा f(x) डिवाइड में gx। अब f(x) क्या है हमारा, तो f(x) है हमारा एक्स एक्स स्क्वायर और gx क्या है हमारा 2x प्लस में 1, ठीक है। यहाँ है तो अब हमें क्या करना होगा, देख लीजिए हमारे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। तो ज़ीरो नहीं आए, ठीक है, ज़ीरो नहीं आए तो x की जगह और क्या हो सकते हैं जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें लिखना होगा 2x प्लस 1 इजकल टू 0। तो 2x इजकल टू -1 तो x इजकल टू -1/2, ठीक है। -1/2 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि x अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पर अगर 0 होगा तो 0 तो ये हो जाएगा लेकिन 1 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन और हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, x है तो कुछ भी नंबर हो सकते हैं ना, क्योंकि यह भी है, तो हमें यह नंबर मिला -1/2। -1/2 अगर x की जगह रखिएगा ना तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, और यही हमारा -1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 से काम नहीं चलेगा बल्कि -1/2 नहीं होना चाहिए, तो सारे इससे 0 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ओके, क्लियर, ये वाला चीज़ है। अब नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 में है f(x) कितना दे रखा है रूट में x, और gx कितना दे रखा है भाई, तो x, gx x है मेरा, ठीक है, gx x है मेरा, ठीक है। यह चीज़ें दी गिवन है f(x) रूट x, gx x, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें फाइंड करना है हमें ये, तो f प्लस g इंटू में x कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, f(x) प्लस में gx हो जाएंगे, ठीक है। तो f(x) हमारा क्या है रूट x, प्लस में gx क्या है हमारा x, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सेकंड नंबर में, ये है f माइनस g और इंटू में है x। मल्टीप्लाई कर दीजिए f को x से तो f(x) प्लस माइनस है साइन, माइनस g को x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो gx। तो क्या हमारे मिल रहे हैं बताइए, f(x) हमारा है रूट x, माइनस gx क्या है हमारा x, माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, क्या बचेगा बताइए, क्या बचेगा, क्या यही हो जाएगा हमारा आंसर, और क्या करना है इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है फिर f(g) और x है, तो f(g) x है तो f(x) इंटू में हो जाएंगे gx, यही तो हो जाएंगे इंटू में। तो f(x) क्या है हमारा रूट x इंटू gx क्या है हमारा x, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे हमारे। अब देख लीजिए x की पावर रूट है ना, तो रूट को हटाएंगे तो 1/2 और इंटू में x हो जाएंगे, पावर 1 होते हैं, जोड़िएगा तो x की पावर प्लस हो जाते हैं पावर, तो 2 × 2 और 1 3/2 हो जाएंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक और बच गया जो क्या है हमारे लिए f/g और डिवाइड में x, ठीक है। देख लीजिए कैसे करते हैं हम इसको, डिवाइड में x, इसको देखिए हम कैसे करते हैं, ये हमें करना है। तो f(x) पता है आपको क्या होगा, f(x) और डिवाइड में gx। f(x) हमारा रूट x है और gx हमारा x है। अब आपको पता है रूट x डिवाइड में एक x के बदले में हम 2x लिख सकते हैं, रूट में मल्टीप्लाई का साइन देकर एक x कट गया, क्या बचा 1/√x, ठीक है।
और आप याद रखिएगा x कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर गाइस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे तरीके से समझना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है।